प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष जीव द्रव्यक संवर्धन नामक ई लेक्चर लेकर प्रस्तुत हूँ। पूर्व में मैंने कुछ ई लेक्चर पादप उत्तक संवर्धन पर भी बनाए थे जो आपने पढ़े होंगे। उसी क्रम में मैं ये एक लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। वास्तव में जीव द्रव्य क्या है, इसका संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है और पादप उत्तक संवर्धन में इसकी क्या उपयोगिता है, इन सभी बातों पर आपको इस ई लेक्चर के द्वारा समझाया जाएगा। कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्यक कहते हैं और हम कह सकते हैं जीव द्रव्यक पादप कोशिका में कोशिका भित्ति को हटाकर प्राप्त किया जाता है और अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ए सेल विदाउट सेल वॉल। हालांकि जंतु कोशिका एक जीव द्रव्यक के रूप में ही होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जीव द्रव्यक द्वारा हम वांछित गुणसूत्रों को या जीन्स को एक पौधे से दूसरे पौधे की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं। साथ ही कायिक संकरण द्वारा हम नए नए कॉम्बिनेशंस उत्पन्न कर सकते हैं जो कि लैंगिक संकरण द्वारा संभव नहीं है। जीव द्रव्यक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1880 में हैंस्टेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीव द्रव्यक कहाँ से निकाला जाता है और किस प्रकार से उसको कोशिकाओं के रूप में पृथक किया जाता है। जीव द्रव्यक के लिए सबसे उत्तम स्रोत पर्ण होती है क्योंकि पर्ण से जीव द्रव्यक को निकालना बहुत आसान होता है और साथ ही उससे निकलने वाली सभी कोशिकाएं एक समरूप दिखाई देती है। जीव द्रव्यक पृथक्करण की 5 स्टेप्स हैं जो इस स्लाइड में आपको दिखाई गई है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ लीव्स, रिमूवल ऑफ एपिडर्मल सेल लेयर, प्री एंजाइम ट्रीटमेंट, इंक्यूबेशन इन एंजाइम एंड आइसोलेशन बाय फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक पर्ण से जीव द्रव्यक को निकाला जा सकता है। उसमें पर्ण को सबसे पहले निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत करने के बाद में उसकी उपचर्मीय कोशिकाओं को हटाया जाता है और हटाने के बाद में से उसमें से कोशिकाओं को निकाल करके और एंजाइम के एक मिक्सचर के अंदर उसको इंक्यूबेट किया जाता है। और जब एंजाइम मिक्सचर में जब उसको इंक्यूबेट किया जाता है तो उसमें से जीव द्रव्यक बाहर निकल आते हैं जिनको फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जीव द्रव्य को आइसोलेट करने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। सामान्यतः जीव द्रव्य को निकालने के लिए 2 प्रकार के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मैकेनिकल मेथड कहलाता है जो कि एंजाइम रहित होता है और दूसरा एंजाइमेटिक मेथड होता है जो कि 2 प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। एक क्रमशः एंजाइम विधि होती है और एक मिश्रित एंजाइम विधि होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जीव द्रव्यकों को पर्ण की कोशिकाओं से आइसोलेट किया जा सकता है। पहले हम मैकेनिकल मेथड की बात करेंगे। मैकेनिकल मेथड या जिसको हम कहते हैं यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में सर्वप्रथम पर्ण की कोशिकाओं को 1.0 मोल सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखा जाता है जो कि एक अतिपराशरी विलयन है। और जब अतिपराशरी विलयन के अंदर किसी को रखा जाता है तो कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य कुंचन शुरू हो जाता है और जब जीव द्रव्य कुंचन होता है तो कोशिकाओं में जीव द्रव्य संकुचित होकर के एक तरफ चला जाता है और उसकी कोशिका भित्ति से दूर हो जाता है। जब कोशिकाएं जीव द्रव्य कुंचन की स्थिति में आती है तो एक तेज धार वाले चाकू को लेकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे उस कोशिका भित्ति को चाकू के द्वारा काट दिया जाता है और जब उसको काटने के बाद कोशिका भित्ति से प्रोटोप्लास्ट बाहर निकल आते हैं और आकर के जीव द्रव्य प्रसारक विलयन के अंदर बाहर आ जाते हैं। ये आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर को दिखाया गया है। हम प्लांट टिश्यू को लेते हैं, उनको प्लाज्मोलिसिस करते हैं और प्लाज्मोलिसिस करने के बाद में माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हुए तेज़ धार वाले चाकू की सहायता से उसको हम काटते हैं और उनमें से जब प्रोटोप्लास्ट रिलीज होते हैं तो उन प्रोटोप्लास्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इस विधि में एक समस्या आती है कि जब हम कोशिकाओं को काटते हैं तो सारी कोशिकाएं यूनिफॉर्म रूप से कटती नहीं हैं या इसमें कई सारे प्रोटोप्लास्ट काटते समय डैमेज हो जाते हैं। तो इस विधि को सामान्यतः कम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो विधि है
वो कहलाती है एंजाइमेटिक मेथड। और एंजाइमेटिक मेथड के अंदर जो प्रथम मेथड है सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड। इस मेथड को सर्वप्रथम तकेबे और वैज्ञानिकों ने 1968 में यूज किया गया था। ये 2 स्टेप में पूर्ण होता है। पहले जो भी पादप उत्तक है या कह सकते हैं हम पर्ण उत्तक है, उस पर्ण उत्तक को पेक्टिनेज एंजाइम के अंदर रखते हैं। और हम जानते हैं कि पेक्टिनेज एंजाइम कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित पेक्टिन को गला देता है। और दूसरे स्टेप में इन कोशिका समूह को सेलुलेज नामक एंजाइम के अंदर रखते हैं, जो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित सेलुलोज को गला देता है। और इस प्रकार से 2 स्टेप के अंदर इसमें प्रोटोप्लास्ट बाहर निकल आता है। जबकि जो मिक्स्ड एंजाइमेटिक मेथड है, इस मेथड को सर्वप्रथम पावर और कोकिंग ने 1968 के अंदर उपयोग में लिया था। और इस मेथड में प्रथम मेथड से थोड़े समय को बचाने के लिए उन्होंने दोनों एंजाइम को एक साथ मिक्सर बना करके और सेलुलेज और पेक्टिनेज जो कि एंजाइम है जो कि पेक्टिन और सेलुलोज को गलाते हैं, इनको 4.7 से 6 pH और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के ऊपर एक कॉमन ऑस्मोटिकम के अंदर रख दिया जाता है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति में उपस्थित इन अवयवों के गल जाने से प्रोटोप्लास्ट उस ऑस्मोटिकम के अंदर बाहर निकल आता है। ये तीर के द्वारा इस स्लाइड में आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से दोनों विधियों द्वारा, जिसमें एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट को किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। इसमें एक विधि में 2 स्टेप पर एंजाइम को यूज किया गया है और दूसरी विधि के अंदर एंजाइम के मिक्सर को साथ में काम लेकर एक ही बार में प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकाला गया है। अब इन प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद में किस प्रकार से इनका संवर्धन करते हैं और किस प्रकार से इनसे नए प्लांटलेट का रीजनरेशन करते हैं। तो सर्वप्रथम इन कोशिका में से निकाले गए जीव द्रव्यकों को संवर्धन माध्यम के ऊपर संवर्धित किया जाता है। और जब हम इसको संवर्धन माध्यम पर रखते हैं तो सर्वप्रथम इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और इन जीव द्रव्यकों को एक पेट्री प्लेट में रख करके इसमें अगर अगर वाले माध्यम में या लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर इसको रख कर पेट्री डिश द्वारा इसको एक दूसरे के अंदर ढककर पैराफिल्म द्वारा इसे चारों ओर से कवर कर लिया जाता है। और इसे कम लाइट या अंधेरे के अंदर लगभग 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट कर दिया जाता है कल्चर रूम के अंदर। अगले चरण में जब इन कोशिकाओं से सर्वप्रथम पहले कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति निर्माण होने के बाद में वो एक कोशिका की तरह व्यवहार करती है और तेज़ी से विभाजन दर विभाजन वो एक कोशिकाओं के समूह का निर्माण करती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। इस कैलस को 2-3 बार दूसरे माध्यम पर स्थानांतरित करके और काफ़ी मात्रा में कैलस बना लिया जाता है। और उस कैलस को अंग जनन माध्यम, जिसमें साइटोकाइनिन की बाहुल्यता होती है, उस पर रख करके और उसमें सूट्स का निर्माण किया जाता है। और उन सूट्स को रूटिंग माध्यम पर रख करके जड़ों का निर्माण कर पूर्ण पादप का निर्माण कर लिया जाता है। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उन प्रोटोप्लास्ट को किस प्रकार से माध्यम पर रखा गया है और माध्यम में रखने के बाद में इसके द्वारा कैलस का निर्माण किया गया है। और इस कैलस के ऊपर ही हमने देखा कि सोमेटिक एम्ब्रियोइड्स का निर्माण हो गया है और सोमेटिक एम्ब्रियोइड्स के अंकुरण पर रूट और शूट का निर्माण एक साथ होकर पूर्ण पादप का निर्माण हो गया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तक संवर्धन का एप्लीकेशन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। उत्तक जीव द्रव्यक संवर्धन से हम हाइब्रिड्स का निर्माण कर सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करके, और हम इनकॉम्पेटिबल स्पीसीज के प्रोटोप्लाज्म को आपस में एक दूसरे से संयोग करा सकते हैं, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और कोशिका भित्ति के निर्माण और उसके विघटन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। और मुख्य रूप से जीव द्रव्यक एकल कोशिका तंत्र की तरह काम करता है। तो हम एकल कोशिका तंत्र के रूप में कोशिका की विभिन्न गतिविधियों को समझने में उपयोगिता देख सकते हैं।